स्वागत है आप सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में। खास करके दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले एवं किसी भी जगह से सुनने वाले एवं देखने वाले मुझे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है दोस्तों। एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर वायु के अंदर 3500 3500 से भी ज़्यादा पोस्टों पर एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सभी की सभी पोस्टें भारतीय वायु सेना के अंदर रहेंगी। वो भी आप देख लो, ऑल इंडिया बेस में लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में। अब आपके साथ इस वीडियो में ये जो 3500 पोस्ट निकाली गई है, इनके ऊपर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की फीस, फॉर्म के डेट्स, सैलरी क्या होगा, बेनिफिट क्या क्या होंगे, कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई हैं और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है इन पोस्ट पर, वो जानकारी आपको मिलेगी। कितनी वैकेंसी जो आपको 3500 दिख रही है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आपसे उम्मीद रहेगी दोस्तों आप एंड तक जरूर देखेंगे इस वीडियो को। ऑल इंडिया बेस बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये पूरे भारत देश की बात इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। इस रिक्रूटमेंट के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन अग्निपथ वायु डॉट सी डैक डॉट इन मीन्स यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, आप लोग इस नोटिफिकेशन को यहाँ इस वेबसाइट पर देख सकते हो। आपको ये नोटिफिकेशन अग्निवीर वायु इस वाले ऑप्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर एक कैंडिडेट वाले ऑप्शन में भी इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है भाई, जिन लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना हो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अग्निवीर वायु एक के अंदर ये रिक्रूटमेंट रहेंगे और भारतीय वायु सेना के अंदर आप डेफिनेटली यहाँ पर जाओगे। ठीक है, तो सभी लोग इस तरीके से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। रही बात इस जॉब से जुड़े हुए कोई भी लिंक की, तो वो सही वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कराया गया है। चलिए भाई, आपसे बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2025 के पहला इनटेक कराया जा रहा है। मतलब कि 2025 वाले लोगों के लिए 2025 के लिए पहला इनटेक का नोटिफिकेशन आया है। 2024 ईयर के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है, लेकिन 2025 वाले पहले इनटेक की बात हो रही है अंडर अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम आप जानते हो, उसके अंदर ये चीज़ रिक्रूटमेंट रहेगी। अग्निपथ स्कीम में शायद कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपकी जॉब होती है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2024 तक, यानी आपके पास एक सफिशियंट टाइम मिल जाएगा। आप अगर बात कर रहे हो यहाँ पर, ये आपको समय दे रहे हैं 3 वीक का, यानी 21 डेज आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। आप देखोगे 31 जो आपका जनवरी मंथ होता है वो 31 तक का होता है, तो इस हिसाब से आपके 15 डेज जनवरी में और 6 डेज फरवरी में, यानी टोटली 3 वीक का समय आपको दे रहे हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा 7 मार्च 17 मार्च 17 मार्च 2024 से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसमें आपका एक कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट के लिए, जो 17 मार्च से शुरू होगा और 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपसे फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। याद रखें दोस्तों, जो लोग अनमेरिड होंगे, मतलब कि वो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं, बेसिकली वो लोग शादी अभी उन्होंने नहीं करी है, बेसिकली वो लोग जो बैचलर हैं, वो लोग जो अनमेरिड हैं, वो लोग जो सिंगल हैं आज के समय पर, वो लोग ही फॉर्म इसमें भरेंगे। ऑनलाइन में इसमें आपको सभी को फॉर्म भरने, महिला पुरुष सभी लोगों के लिए चीज़ें रहेंगी। सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। मतलब कि ये एक आपका फेयर होता है, बिल्कुल एक तरीके से रिक्रूटमेंट होता है आपका इसके अंदर। और ये कह रहे हैं मेरिट बेस पर करते हैं हम, एट नो स्टेज एनी ब्राइब
इन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनी वन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द, देखिए ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी स्टेज पर किसी को भी कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं होता सिलेक्शन के लिए भारतीय वायुसेना में रिक्रूटमेंट के दौरान। कभी भी आपको किसी सेकंड पर्सन को, बाहर वाले को, किसी को भी एक्स्ट्रा पे रुपीज़ नहीं करने हैं। कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू अन स्क्रपलस पर्सनस पोजिंग एज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एजेंट। मतलब ये कह रहे हैं, अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं रिक्रूटमेंट एजेंट हूँ, कोई महिला पुरुष कोई भी ऐसा कह रहा है कि भाई मैं रिक्रूटमेंट करा दूंगा आपकी भारतीय वायुसेना में, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग किसी भी एजेंट की मदद मत लो। अब जैसे आपके साथ वीडियो में डिस्कस हो रहा है तो आप चल दिए भाई ठीक है एजेंट की मदद से ले, ये होता है यार, देखो आपके गली मोहल्ले में आपको आसपास दिख जाएंगे एरिया में बहुत लोग ऐसा कहने वाले। हालांकि वो करेंगे क्या, इसी तरीके से अप्लाई करवा देंगे, लेकिन वो आपको अपने आप को एजेंट बताएंगे। तो ऐसी चीज़ों पे बिलीव ना करें दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। ये इन्होंने साफ कॉशन दिया है, कॉशन आप देखते होंगे, मतलब कि वो सचेत कर रहे हैं भाई कि आप लोगों को एजेंट की मदद नहीं लेनी है। ये चीज़ उन्होंने बता दी है, मतलब कि आप लोग ऑनलाइन खुद ही अप्लाई करोगे, इसमें किसी एजेंट को बीच में नहीं लाया जाता। परस्यूएंट टू द न्यू HR मेथडोलॉजी फॉर इंडक्शन of Agniveer Vayu under Agnipath scheme aimed to provide an opportunity to nation's youth to experience military way of life for a period of 4 year। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, सभी अनमेरिड भारत के जितने भी अनमेरिड लोग हैं आज के समय पर, महिला पुरुष सभी लोग, वो कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं फॉर सिलेक्शन टेस्ट अपना देंगे। 17 मार्च से पेपर होगा आपका इस रिक्रूटमेंट में। आप डायरेक्ट IAF में जाओगे, यानी इंडियन एयरफोर्स में जाओगे, एज एन अग्निवीर वायु के तौर पर आप जाओगे, ठीक है। मतलब कि आपका ऐसा नहीं है कि आप 60 साल 50 साल तक की एज तक आप इसमें यहाँ पर जॉब कर रहे हो, आपको सिर्फ 4 साल जाना है। बेसिकली ये अग्निवीर वायु का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये एक अग्निपथ स्कीम है, ठीक है भाई। उस स्कीम के अंदर आप लोग अग्निवीर वायु कहलाओगे, और उसके अंदर आप लोग इंडिया को, यानी अपने नेशन इंडिया को, यानी अपने देश को यहाँ पर एक आप ये देखोगे कि भाई मिलिट्री में किस तरीके की ज़िंदगी है वो आप देख पाओगे। आप देखोगे कि भारतीय वायुसेना में लोग किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, या क्या एंजॉयमेंट है, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप 4 साल के लिए बेसिकली यहाँ पर देख पाओगे। आप वहाँ पर काम भी कर रहे हो 4 साल, प्लस ये सब एक्सपीरियंस भी ले लोगे लाइफ में, जो कि मुझे लगता है कि लाइफ में आगे आने वाले समय में कभी मिलेगा नहीं आपको। वो चीज़ें यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड करा रहा है अग्निवीर वायु के अंदर, ठीक है। इसीलिए इन्होंने अनमेरिड यहाँ पर रखा है, और 4 ईयर का आपका सर्विस पीरियड रखा है। बेसिकली आपको बता दो दोस्तों, इसमें जो आपकी जॉब होगी, बेसिकली ये सब यूथ जो आपके आज की जनरेशन वाइज जो यूथ है, बेसिकली जो न्यू जनरेशन लोग हैं, जो एक ऑन एन एवरेज 20-25 और यही वाला जो एज क्राइटेरिया होता है, जो एक यूथ का एज होता है, उसके अंदर के लोग यहाँ पर लिए जाएंगे। The number and employability of female candidate will be decided as per service requirement। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशनड ऑफिसर्स पायलट्स। देखिए इन्होंने बताया जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो किस पोस्ट के लिए नहीं होगा, वो आपका कमीशनड ऑफिसर के लिए नहीं होगा। पायलट्स जितने भी आप एयरफोर्स में देखते हो, नेविगेटर्स जितने भी देखते हो, एयरमैन जितने भी देख रहे हो आप, उनके लिए यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर, इनके इन पोस्टों के लिए नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपकी ये वाली पोस्टें नहीं होंगी। एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल ओनली ऑनलाइन। आप ऑनलाइन सभी लोग फॉर्म भर देना। एग्जामिनेशन जो है इज़ वैलिड फॉर, ये अग्निवीर वायु इनटेक 2025 के पहले वाला हो रहा है, पहला रहेगा ये। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कमेंस हो जाएंगे 17 जनवरी से सुबह में 11 बजे से, और 6 फरवरी में आपके 11 बजे इवनिंग वाले में ये क्लोज हो जाएंगे। ऑनलाइन में फॉर्म भरने का समय है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताते चले, एज डेट ऑफ बर्थ वाइज याद रखें, जो भी लोग 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच के बर्थ के लोग हैं, इनका बर्थ जिनका भी जन्म 2004 और 2007 के जनवरी और जुलाई के बीच में हुआ है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपके पास पूरा एंटायर 2004 वाला ईयर है और 2007 वाला ईयर आधा है, और उसके पीछे वाला सारा जो टाइम है आपके पास 2004 से लेकर उसके बीच के सभी लोगों का जिनका भी बर्थ है वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, देन द अपर एज लिमिट ऑन
डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 साल। ठीक है, मतलब कह रहे हैं मान लीजिए इन केस कैंडिडेट ने मान लीजिए सारे स्टेज जो है इसमें क्लियर कर दिए, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एग्ज़ाम जो यहाँ पर होगा वो क्लियर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो जिस समय पे आपको द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी, ठीक है, यानी 21 साल आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। 21 साल से बिलो वाले लोग ही फॉर्म भरें, 21 प्लस हो गए हो तो आप फॉर्म मत भरना। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं, ओनली अनमैरिड लोग फॉर्म भरेंगे, जो लोग मैरिड हैं बिल्कुल फॉर्म मत भरना, ये साफ आपको मना है। ये सारे पॉइंट आप एक बार रीड कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ मैं आपको। साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट ने अपना 12वीं क्लास को पास किया हो मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकोगनाइज बाय सेंट्रल और स्टेट और यूटी, मतलब कि सपोज आपने दिल्ली का अगर बोर्ड है कोई, आपने वहाँ से 12th पास किया है, मान लीजिए आपने छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया है स्टेट बोर्ड में, या फिर मान लीजिए आपने यूनियन टेरिटरी के किसी बोर्ड से पास किया है, सपोज आपने दमन एंड दीव का अलग बोर्ड होगा अगर, वहाँ से अपना इंटरमीडिएट 12th पास किया, मान लीजिए आपने कहीं से भी यूनियन टेरिटरी हो गया, कोई भी राज्य हो गया, या स्टेट या फिर सेंट्रल में, यानी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड रहे, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपने किसी भी बोर्ड से 50% मार्क्स के साथ, उससे ज़्यादा जो लोग लाए हैं वो लोग, प्लस उनके पास मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट रहने चाहिए अपने 12वीं क्लास में, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपसे 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में मांगे जाएंगे और 50% ओवरऑल पास्ड आउट मांगे जाएंगे। या फिर आपने 12वीं में मान लीजिए आपके पास फिजिक्स मैथ्स नहीं था, लेकिन आप जो है पास हैं, 3 साल डिप्लोमा कोर्स आपने इंजीनियरिंग में करा है, 3 साल का डिप्लोमा करा है इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल में रहा हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी में, किसी भी सेंट्रल स्टेट कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी जगह से, कोई भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, वो भी 50% से ज़्यादा मार्क्स के साथ, और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% अलग से लाए गए हों आपके द्वारा, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें लोगों को ध्यान में रखनी। या फिर लोगों ने 2 साल का वोकेशनल कोर्स करा हो विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, सपोज फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब वोकेशनल कोर्स वाले भी, डिप्लोमा वाले भी, 3 साल का, या फिर वो 12वीं पास हो, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेनी है आपको, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। जो लोगों ने 12वीं क्लास पास करी है इन एनी स्ट्रीम, फिर आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी पास कर ली है, और 50% मार्क्स से आप ज़्यादा लाए हो, तो आप लोग तब भी फॉर्म भर सकते हो। या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है, तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इन्होंने अलग अलग कंडीशंस बताए, आप इसमें से कोई भी एक फॉलो कर दोगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग, इन्होंने कुछ कंडीशन दी है। वन सिटिंग वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखिए इन्होंने कहा है आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें, उसके बाद ही आपको ये पोस्टें, ये जॉब जो है वो मिल रही होंगी। ठीक है, देखिए जो पोस्टें आप देख रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, फॉर अदर देन, जिन जो लोग मान लीजिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले लोग हैं, वो लोग जिन पे अप्लाई कर पाएंगे, उन पर वो लोग साइंस वाले सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने साइंस स्ट्रीम से पास करा है वो लोग उन वाले पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉन साइंस सब्जेक्ट वाले पोस्ट हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन बोर्ड रिकोगनाइज बाय, वही सेम बातें हैं कि सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है पूरे देश का, वहाँ से आपने अगर पास किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर डेसिमल एज रिटर्न इन द मार्कशीट, हाँ मतलब ये कह रहे हैं, अभी इसमें इन्होंने एक चीज़ कही, मैं आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके 49.99% भी आए ना, तो शुड बी टेकन एज 49% एंड नॉट टू बी राउंड ऑफ, मतलब कि आपको राउंड ऑफ नहीं माना जाएगा। अगर आपके 50% से थोड़े से भी कम है तो वो आपको 50% से बिलो मानेंगे, यानी आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा लोगों का अप्लाई करने का? हाइट की बात कर ले तो 152.5 सेंटीमीटर से जिन भी पुरुषों की हाइट ऊपर है, इतनी मिनिमम होगी, इसके ऊपर जितने भी लोगों की है वो फॉर्म भर देंगे। फीमेल में हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए होंगी। और कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट जगह से आ रहे हैं, हिली रीजन से आ रहे हैं, उत्तराखंड जैसी जगहों के, तो उनकी कम से कम 147 सेंटीमीटर हाइट एक्सेप्ट होगी। इन केस कैंडिडेट लक्षद्वीप जगह के हैं तो उनकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए। अब देखिए इन्होंने
हाइट अलग अलग एरिया वाइज क्यों डिसाइड होती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि भाई कि ऐसे हिली एरियाज पे ठंड ज़्यादा होती है, तो ठंड के मारे इंसान जो ठंड की वजह से इंसान का सर्वाइव करना ही इतना मुश्किल होता है, तो हाइट में भी उसमें जो है फ़र्क आता है। ठीक है भाई, बहुत सारे कंडीशन। हाइट वेट दोस्तों ऐसा नहीं होता आपका, जैसे आप देखते हो ना फिजिकली लोगों का फिट होना और बाकी सारी चीज़ों का इन सब पे डिपेंड करना, ये आपके जो है एरियाज पर भी डिपेंड करता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर पर, वहाँ का क्लाउड पर, वहाँ के वेदर पर, स्पेशली इन सब चीज़ों पर डिपेंड रहता है। कैंडिडेट्स अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन, जो भी लोग चाह रहे हैं उनको डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट का होना ज़रूरी है। हिली रीजन्स जो भी उत्तराखंड जगह पर हैं उधर का होना ज़रूरी है, और उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम इन जगहों के हैं, तभी उनको उनकी जो हाइट बताई जा रही है वो एक्सेप्ट होगी। जब आपका फेज सेकंड होगा टेस्ट का, तब आपको ये चीज़ें दिखानी है। वेट की बात कर लूँ दोस्तों, वेट आपका हाइट और एज दोनों पे डिपेंड होता है। ऐसा आप वेट किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होगा। हाइट के साथ साथ एज भी निर्भर करेगी। चेस्ट का बता देता हूँ, महिलाओं पुरुषों के लिए कह रहे हैं कि चेस्ट का बिल्कुल 77 सेंटीमीटर उनका चेस्ट साइज होना चाहिए, विद एक्सपेंशन के साथ उनका 82 सेंटीमीटर जाना चाहिए। ठीक है। फीमेल के लिए कह रहे हैं चेस्ट वॉल शुड बी वेल पोर्शनड एंड वेल डेवलप्ड, मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन। उनको भी जितना भी उनका चेस्ट का मेजरमेंट आएगा उसको उनको विदाउट एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर का गैप दिखाना है कि भाई इतना उनका आ रहा है, तभी वो एक्सेप्ट होगा। हियरिंग की बता दूं, कैंडिडेट को जो है शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, वो जैसे आम लोग सुन पाते हैं कोई भी बात है वो सुन पाए वो। फोर्स विस्प और कह रहे हैं एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाय ईच ईयर सेपरेटली। हर एक कान से आप 6 6 मीटर दूरी का भी सुन पाते हो, इस तरीके का तो होना ही चाहिए। डेंटल की बात कर ले तो शुड हैव हेल्थी जर्म्स और गम्स जम्स, उसके अलावा कह रहे हैं गुड सेट ऑफ टीथ और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट होने ही चाहिए। ये चीज़ें याद रखनी है। विजुअल स्टैंडर्ड में आप देख लोगे ये आपका आंखों के रिगार्डिंग ये कह रहे हैं, ये सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये इतनी सारी चीज़ें चेक होती हैं, आप एयरफोर्स में जाते हो तब, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। जनरल हेल्थ आपकी कैसी रहे वो आपको पता लगाएंगे यहाँ पर। फीमेल कैंडिडेट के लिए गायनेकोलॉजिकल एग्जाम रहेगा। एग्जामिनेशन कवर एक्सटर्नल जेनी जेनिटेलिया और हर्निया और फिंस एंड पेरिनियम, एनी एविडेंस ऑफ स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और जेनिटल प्रोला प्रोलैप्स आउटसाइड इंट्रो इंट्रोइटस। ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी गायनाकोलॉजिकल चीज़ें से रिलेटेड हैं, उसके रिगार्डिंग ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एग्ज़ाम रहेगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेम इसी तरीके से जेंडर फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए तो ये सब चीज़ें चेक होने वाली। प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर रहेगा, अगर कोई कैंडिडेट प्रेग्नेंट पाई गई इस रिक्रूटमेंट में तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें बताई हैं। कंजप्शन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड, की मतलब कि जो लोग ये कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स सब्सटेंसेस बैंड अंडर द NDPS एक्ट 1985 शैल बी आर रिजेक्ट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इनटू द। ठीक है, मान लीजिए देखा गया कि आप लोग ड्रग्स लेते हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ये सब में आपको रिक्रूटमेंट से बाहर करेंगे, क्योंकि ये इनमें पहले ही एक्ट है 1985 का। ठीक है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस एब्यूज इज फॉलोड इन। ठीक है भाई, इनका जीरो टॉलरेंस है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल फॉलो नहीं होगा, कोई भी ड्रग्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ कर रहा है, बॉडी टैटूज भी ना हो उसके रिगार्डिंग भी सब लोग देख ले। ओनली सिख कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने बोला है, दोज रिलीजन prohibited cutting of hair or shaving of face shall be permitted to grow hair and or retain beard and moustache accordingly. Those sick candidate willing to retain the same as per laid down specification are to get their photographs with beard and
ठीक है, इन्होंने भाई साफ सीधी बात कही है। सिख लोगों के लिए कहा है कि सिख लोग रख सकते हैं, अपना बियर्ड रखना चाहे वो रख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो वो रखते हैं वो रख सकते हैं। देखिए ये आपको बता दूं 1950 में एक एक्ट ला दिया गया था, उसके तहत ये 4 साल ही आपकी जॉब रहती है। अग्निवीर वायु वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक इन द, ये अलग तरह के रैंक होती है, ये डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। इंडियन एयरफोर्स इज नॉट ऑब्लिगेंड टू रिटेन अग्निवीर वायु बियॉन्ड द सेम। वही कह रहे हैं कि भाई 4 साल का काम रहेगा आपका ऑन कंप्लीशन, जैसे ही आपका 4 साल ये खत्म हो जाएगा, एंड बेस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन द रेगुलर कैडर फॉर द, ठीक है, एज एयरमैन। These applications will be considered in the centralized manner based on objective criteria, including performance during their 4 year, and up to 25% of each specific batch of Agniveer will be enrolled in regular cadre of, ठीक है भाई, Agniveer Vayu will not have any right to be selected for further enrollment in the of the Agniveer Vayu for further enrollment if any shall be at the discretion of the government of India। मतलब कह रहे हैं कि आपको शुरुआती तौर पर 4 साल काम करना है, आपका 4 साल का काम आप ऐसा करो कि आपको 4 साल बाद भी ये आपको एयरफोर्स में रिक्रूट करे एक रेगुलर पोस्ट पर, एक एयरमैन के लिए रिक्रूट कर लें, या एक रेगुलर जो कैडर वाली पोस्टें होती हैं उस पर आपको जॉब पर ले लें। ऐसा अगर आप चाहते हो तो आपको इस चीज़ में ट्राई मारना है। एम्प्लॉयमेंटबिलिटी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है सभी को नहीं मिलेगी, जितने लोग यहाँ पर रिक्रूट होंगे उनमें से 25% वैकेंसीज हो सकती हैं, उनको 25% लोगों को आगे भी जॉब मिल जाए 4 साल के बाद। ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन, आपकी एक मिलिट्री ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ कह रहे हैं, लीव के बारे में कह रहे हैं, ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू, ठीक है। इन्होंने बताया लीव कितनी मिलेंगी, पूरे साल में आप सिर्फ 30 दिन छुट्टियां ले सकते हो, सिक मिलेंगी आपको। सिक लीव अगर बेस्ड ऑन आपके मेडिकल एडवाइस, अगर किसी कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ने कहा है कि आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, तो आप ले सकते हो, ठीक है। और 30 दिन की छुट्टियां आपकी पूरे साल में रहेंगी। मेडिकल एंड CHD फैसिलिटीज़ बताया तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द एयरफोर्स अग्निवीर वायु विल बी एंटाइटल फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल, ठीक है। वही पे एंड अलाउंस, अब सैलरी की बात आ जाती है, हम आपको सैलरी एक बार क्लियर कर देते हैं। 30,000 रुपये आपको पर मंथ देंगे सैलरी के तौर पर, विद अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। हर साल ये आपका सैलरी बढ़ाएंगे और हर महीने 30,000 रुपये आपको देंगे। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस एज एप्लीकेबल इन AIAF एयरफोर्स ड्रेस ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड। पर्क्स सच एज राशन आपको मिलेगा, क्लोथ कपड़े मिलेंगे, एकोमोडेशन और लीव ट्रैवल कंसेशन और शैल बी ऑल्सो, ये सब भी मिलेंगे। मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। सैलरी 30,000 है, बाकी बेनिफिट भी हैं। आप डायरेक्ट अग्निवीर वायु में इंडियन एयरफोर्स में जाओगे। टर्मिनल बेनिफिट ये है, सेवानिधि पैकेज के अंदर आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, आप समझ लो। शुरुआती तौर पर पहले साल में 30,000 रुपये सैलरी है, और इन हैंड आपको इन हैंड यहाँ पर 21,000 रुपये मिलेंगे, ऑल फिगर्स इन मंथली कंट्रीब्यूशन। और आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड से आपको 9,000 रुपये मिल रहे हैं, 21,000 रुपये आपको अलग से इन हैंड है। और कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय GOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 9,000, ये अलग, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। सेकेंड ईयर में आपको 3,000 रुपये बढ़ जाएंगे आपके सैलरी में, इस तरीके से इंक्रीमेंट होते रहेंगे। और ऐसे ही तरीके से आप आगे देखोगे तो थर्ड ईयर में आपके 3500 बढ़ेंगे, और फिर आपका दोबारा से ये आपके 3500 फिर बढ़ाएंगे, 3500 और 3,000, इस तरीके से इंक्रीमेंट चलेंगे पूरे साल। साल बाद आपके इस तरीके से रुपए बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों सभी लोगों को समझ आती होंगी सारी चीज़ें। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप जानना चाहते हो कि 4 साल में आपको कितना यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, तो आप ये देखो कि 5 लाख रुपए आप 30,000 के हिसाब से देखोगे, तो ये आप पूरा इसको इंक्लूड कर लेना, तो आपका कुल मिलाकर 10 लाख के करीब पूरे 4 साल का रहेगा ही।
ठीक है। इंश्योरेंस और डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन के बारे में बता रहे हैं। अग्निवीर वायु में जैसे आप लोग जा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा यहाँ पर आपका 48 लाख का, इस समय के अंदर रहेगा, 4 साल के अंदर ये वैलिड रहेगा। एंड नॉट गवर्न बाय द प्रोविजन कंटेन द पेंशन रेगुलेशन और फॉर डिटेल ऑफ डेथ लॉग ऑन टू। ठीक है भाई, अगर जैसे डेथ हो जाती है तो वो सब कारणों में बताए हैं इन्होंने क्या हो सकता है। 48 लाख रुपीज़ का ये आपको लाइफ इंश्योरेंस देंगे, जो कि आपके स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहेगा जब तक आप काम कर रहे हो। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं, वो आपको मिलेगा। नॉट एंटाइटल टू द ESM स्टेटस के रिगार्डिंग, एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेटस। अग्निवीर जो है एनरोल्ड होंगे अंडर दिस स्कीम विल नॉट, वो लोग एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे स्टेटस, उनको एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा आफ्टर देयर डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पर जा तो रहे हो बेसिकली फोर्स में, एयर फोर्स में, लेकिन आप लोग अग्निवीर वायु में जा रहे हो, इसलिए लोग आपको एक्स सर्विसमैन नहीं मानेंगे। जैसे आप जानते हो वो लोग जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम कर लेते हैं और उसके बाद वो अगर किसी दूसरे विभाग में कहीं जॉब लेने जाते हैं, पूरे देश में, इंडिया में किसी में भी, रेलवे में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और वहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप लोग एक्स सर्विसमैन नहीं कहलाओगे, इन्होंने साफ कह दिया है। इस चीज़ का लोगों को ध्यान रख लेना है। तो बाकी ये 2-4 पॉइंट आप रीड कर लेना। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। पहला फेज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, जो आपका रहेगा 60 मिनट, 1 घंटे में एग्जाम होगा, जिसमें आपका फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश आएगी, 12वीं लेवल तक की आएगी। CBSE सिलेबस फॉलो होगा यहाँ पर। और जो अदर साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, जिनके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है और उन वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको 45 मिनट का एग्ज़ाम देना है, 45 मिनट का, सेल कंप्राइज ऑफ, जिसमें इंग्लिश आएगी उनकी, और 12वीं क्लास के लेवल की, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसी चीज़ें आएंगी। साइंस सब्जेक्ट और अदर साइंस सब्जेक्ट जिनके पास, चूँकि दोनों ही फील्ड के लिए एलिजिबल हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट के साथ अपनी क्वालिफिकेशन रखी है, लेकिन वो लोग दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, साइंस वालों पे भी, नॉन साइंस वालों पर भी। तो वो लोगों का एक 85 मिनट का एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश आएगा 12वीं लेवल का, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी आएगा। ठीक है, मार्किंग पैटर्न ऐसा रहेगा, हर क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी 4%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहेगा। जो भी मार्क्स स्कोर करे जा रहे हैं कैंडिडेट के द्वारा फेज़ 1 में, जो आपने फेज़ 1 एग्ज़ाम देखा, इसको यूज़ करके आपको फेज़ 2 में भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब फेज़ 1 जो लोग पास कर जाएंगे, कैंडिडेट आर एक क्वालिफाई इन ईच पेपर, हर पेपर को आपको अलग से पास करना है इन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, आपको हर पेपर को अलग से पास करना होगा, और रिजल्ट जो रहेगा फेज़ 1 का और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फेज़ 2 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ये आपको एयरफोर्स के वेबसाइट पर मिलेगा। रिजल्ट आपको जैसे ही आ जाता है, फेज़ 2 के रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। सून आफ्टर द डिक्लेरेशन, जैसे ही फेज़ 1 का रिजल्ट आता है, कट ऑफ जो भी आपके लिए लगाई गई है कि कट ऑफ इतनी रहेगी फेज़ 1 के लिए, जो भी बता रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप फेज़ 2 में पहुँचोगे। उसके लिए आपको एक नया एडमिट कार्ड मिलेगा, उसको देखकर आप फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने जाओगे, जहाँ पर भी इंडिया में सेंटर रखा गया है, वहाँ पर आपने जो भी चूज़ करा है फॉर्म में, उसके बिहाफ पर आप फेज़ 2 एग्ज़ाम दोगे। यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर ये बता रहे हैं। और ये बाकी कुछ पॉइंट है, इसको एक बार आप रीड कर लें थोड़ा सा। चलिए थोड़ा आगे चले इसमें, तो हम अगर देखें इसमें, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग फ्रॉम डूइंग एनी रफ वर्क और राइट एनीथिंग एनीवेयर ऑन द एडमिट कार्ड। भाई एडमिट कार्ड पे कुछ मत लिखना, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कही है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट एक एग्जाम रहेगा आपका। नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी डिस्प्लेड। आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पे, दोनों ही फेज़ का। इस चीज़ के लिए आपको परेशानी नहीं होगी। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा दोनों ही फेज़ के बाद। आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में करना क्या है मैं आपको बता दूं। 2 फेज़ एग्ज़ाम रहे, उसके बाद सेकंड फेज़ का भी सिलेबस यहाँ पर नहीं था। मैं जैसे ही जो इसके बारे में पता लगता है मैं बता दूंगा।
यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो पहला रहेगा उसमें ये 1.6 किलोमीटर का आपका जो है रनिंग कराने वाले हैं, उसके बारे में आप देख लेना। ये मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करनी है सेम। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेकंड जो होगा वो आपका रहेगा अंडर को आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट का गैप देके तुरंत चालू हो जाएगी ये चीज़। और इसमें भी आपको इन्होंने कहा है कि आपको 10 पुशअप्स करने हैं और 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स करने हैं। आपको एक एक मिनट में ये चीज़ें कर देनी है भाई, ठीक है। फीमेल को भी सिटअप्स और स्क्वाट्स करने होंगे, तो उसके लिए आप स्क्वाट्स आप देख लेना कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट करके होगा, उसके अंदर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी। जिन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करा होगा वो लोग इस टेस्ट के लिए जाएंगे। ये देखने के लिए कि किसने जो है कौन जो है अडेप्ट कर सकता है एनवायरनमेंट इंडियन एयरफोर्स का, उसको वो चीज़ें देखने के लिए ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फेज़ 3 करके एग्ज़ाम होगा जिसमें मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसके रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट आपके दिए गए हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पर आना है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की मदद से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी भाई मिल जाएगा आपको, पासवर्ड आप अपना बना लेना, उससे लॉगिन कर जाना। उसके बाद अपना फॉर्म भर देना, फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना। और अगर आपके पास कोई स्किल है इस फील्ड में तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी, प्लस आपको अपना फ़ोटो और साइन और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा फॉर्म में ही। फॉर्म का फीस 550 रुपीज़ लिया जाएगा प्लस जीएसटी, इसमें जीएसटी अभी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 18% जीएसटी आप मान सकते हो उसके अंदर होगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हो। और इस तरीके से आपका होगा। अगर एक से ज़्यादा बार पेमेंट हो जाती है तो पेमेंट डेफिनेटली इसमें उन्होंने कहा है कि आपको रिफ़ंड आएगी। वो किस तरीके से आएगी वो यहाँ पर बताया गया है, वो आप एक बार देख लेना। ये कुछ जनरल आपके लिए कंडीशंस है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो कर लेना जब आप एग्ज़ाम देने जाओ इस रिक्रूटमेंट के। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर एनरोलमेंट लिस्ट मतलब कि एक फाइनल लिस्ट आएगी लोगों की, विल बी पब्लिश्ड ऑन, आपको 28 नवंबर 2024 में एक लिस्ट देखने को मिलेगी एयरफोर्स के वेबसाइट पर, जिसमें ये बताया गया होगा कि फाइनली इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं। और इन सभी को बोला जाएगा कि आप लोग सिलेक्ट हो गए हो, आप लोगों को आना है अग्निवीर वायु एयरफोर्स में, आप लोग सभी सिलेक्ट हो गए हो, ये चीज़ आपको बताई जाएंगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, आपने इसमें एग्जाम का पैटर्न देख लिया, सिलेबस में आपने देख लिया भाई 12वीं क्लास तक का इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स पूछ रहे हैं आपसे, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग पूछ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता इनको एक एक टॉपिक इसके अंदर बताने की ज़रूरत है, 12वीं क्लास तक तो हर कोई कैंडिडेट रेडी कर ही लेगा। इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है। इसमें आर्ट्स कॉमर्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। मेन बात इन्होंने ये कही है, जो लोग साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो लोग नॉन साइंस स्ट्रीम वाले पोस्टों पर भी एलिजिबल हैं। इन्होंने एक्चुअल में पोस्टें नहीं बताई क्या होंगी, लेकिन इन्होंने ये बोला है जो भी आज के समय पर एयरफोर्स में जो अलग अलग पोस्टें हैं, 2-3 पोस्टों को छोड़कर कमीशन्ड ऑफिसर, पायलट्स और नेविगेटर और एयरमैन, इन 4 पोस्टों को छोड़ दो और एयरफोर्स में आपको जितने भी पोस्ट आज के समय पर दिख रहे हैं भारतीय वायुसेना में, उसके लिए रिक्रूटमेंट रहेंगी। और इन्हीं उन्हीं पोस्टों में से आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। आपके एग्ज़ाम के आपका कैसा गया है, वो एग्ज़ाम आपने कैसा किया है उसके बिहाफ पर ये आपको पोस्टें देंगे, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं, आपको फेज़ 1 एग्ज़ाम क्लियर करना है, फेज़ 2 क्लियर करना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करने हैं, मेडिकल टेस्ट क्लियर करना है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी क्लियर करना होगा। और ये सब प्रोसेस क्लियर करने के बाद आपका एक फाइनल एक लिस्ट आएगा 28 नवंबर को 2024 इसी साल में, और उस दिन बताया जाएगा कि हाँ भाई आप सब लोग सिलेक्ट हो, आप लोग आ जाओ अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा कर इस पोस्ट को, इन जॉबों को
ले लो। इस तरीके से आपको लेना है। याद रखें दोस्तों, आप लोगों को एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा, यानी आपके करियर ऑप्शन में आगे परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि ये लोग एक्स सर्विसमैन आपको नहीं मानेंगे। इसका मतलब एक्स सर्विसमैन वैकेंसीज आपकी चली जाएंगी। बेसिकली आप वहाँ इंजॉय करने जा रहे हो 4 साल, आप ये मान सकते हो। ठीक है। हाँ, सैलरी और बाकी सब तो मिलता ही है, काम करोगे तो सैलरी और वो सब तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर नुकसान आपका ये है कि एक्स सर्विसमैन जैसा दर्जा आपको नहीं मिलेगा। वो एक थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। 4 साल का आपका यहाँ पर जॉब है। ठीक है, डिटेल सिलेबस आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी तक का जानकारी जो था मैंने आपको सारा बता दिया है, और सैलरी बता दी है, बेनिफिट बता दिए, सब कुछ बता दिया। पूरे देश से, इंडिया में आप किसी भी गली मोहल्ले कहीं भी रह रहे हो ना, आप लोग इसमें एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। बस नेशनैलिटी ऑफ इंडिया याद रखना, इंडियन सिटीज़न ही फॉर्म भरेंगे। अभी भी कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं, और मैं इसका फॉर्म 17 जनवरी को वीडियो के नीचे डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप अप्लाई कर लेना 17 जनवरी से। ठीक है, और लास्ट डेट 6 फरवरी रहेगा। और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया में एक एक गली मोहल्ले तक शेयर कर देना। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।